मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमर्स का सेकंड चैप्टर है बच्चे कैपिटल एंड फिक्स्ड वर्किंग। आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें कवर क्या करना है और मैंने ये सारे पॉइंट्स एज पर स्कोप ऑफ सिलेबस लिखे हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं। तो पहला जो टॉपिक हमें कवर करना है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नंबर 2 इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। Number 3 is meaning, features, importance of financial planning, and then we will cover factors affecting capital structure. उसके बाद पढ़ना है फिक्स्ड कैपिटल में हमको पढ़ने हैं दो टॉपिक्स, मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग। फिर हमको पढ़ना है वर्किंग कैपिटल में पढ़ने हैं तीन टॉपिक्स, मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। इतना पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है कंपैरिजन ये किसके बीच में है, कंपैरिजन बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं तो मैं ये वीडियो आपके दो पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं कवर करूंगा पहले 4 पॉइंट्स और सेकंड वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं पॉइंट नंबर 5, 6 एंड 7। तो भैया पहले जल्दी से समझते हैं ये बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। बेटा आपके बिजनेस में जितना भी आपने पैसा लगाया है कैश में या काइंड में और आपने कितना उधार में पैसा लगाया है अपने बिजनेस के अंदर, उसे बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। इसको इंग्लिश में मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, इट रेफर्स टू मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस फर्म। कितना पैसा मैंने लगाया है प्लस कितना क्रेडिट, कितना उधार का चीज उसमें लगी हुई है, उसे बोलेंगे बिजनेस फाइनेंस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्लास नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस कोर्स में नहीं है, तो जितना सिलेबस में है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चे। तो चलिए भैया देखते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पैसों की बिजनेस में क्या जरूरत है। तो नंबर 1 लिखा है हम लोगों ने, दैट इज मीटिंग लाइबिलिटीज ऑन टाइम। लाइबिलिटीज मतलब किसी भी तरह का लोन, किसी तरह की भी पेमेंट्स, अगर आपके पास पैसा है तो आप विद टाइम ऑन टाइम पैसा पे कर सकते हो, इससे आपकी गुडविल भी बन जाती है। दूसरा है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया चीज है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप नए वेंचर्स में भी जा सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई बात समझ में आ रही है। पैसा है, कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली और तो मैंने भी पैसे उधर इन्वेस्ट करके एक नया बिजनेस भी खोल लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है क्या, रन बिजनेस स्मूथली। रन बिजनेस स्मूथली का मतलब क्या है भैया, कोई भी इंटरवेंशन नहीं आ रही, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ रही, आपके पास पैसा है, आप नॉर्मली बिजनेस अपना कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्लांट एंड मशीनरी कैन बी रिप्लेस्ड इन टाइम्स। प्लांट एंड मशीनरी यहां पर मेंशन करते हैं कोई भी एसेट्स जो खराब हो जाता है, कोई भी मशीनरी जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हो खराब हो जा रही है, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको टाइमली रिप्लेस कर सकते हो और आपके बिजनेस में उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, फर्म कैन फेस क्राइसिस। क्राइसिस बहुत तरह की होती है बेटा, आजकल भी क्राइसिस चल रही है। आजकल क्राइसिस क्या है, आजकल लॉकडाउन है, रिसेशन चल रहा है और सारे बिजनेस बंद हैं। तो जिन बिजनेस हाउसेस के पास पहले से फंड है, पहले से पैसा पड़ा हुआ है, तो वो इस तरह की क्राइसिस को मीट कर ले जाएंगी। और जिन बिजनेस हाउसेस के पास पैसा नहीं है वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं या ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो समझ में आया आपको क्या है, आपको क्या क्या पढ़ाया मैंने। नंबर 1 पढ़ाया मीटिंग लाइबिलिटीज ऑन टाइम, फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, फिर आपको बताया रन बिजनेस स्मूथली, प्लांट एंड मशीनरी कैन बी रिप्लेस्ड इन टाइम एंड फर्म्स कैन फेस क्राइसिस। जल्दी से नोट करिए और बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हमें 3 तरह के सेक्टर्स के बारे में बात करनी है। बेसिकली पहला क्या है, 3 तरह के बिजनेस टाइप्स के बारे में बात करनी। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने 11th में भी पढ़ा होगा बच्चे। इसका मतलब एक ओनर होता है, खुद ही बिजनेस स्टार्ट किया होता है उसने, तो इसको जनरली लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है और ये जनरली ऑपरेट करते हैं स्मॉल स्केल पर। ठीक है, तो ये पैसा कहां से अरेंज करेंगे, या तो ये पैसा खुद लेकर आएंगे मतलब ओन कैपिटल, या होंगी इनकी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, कई साल से बिजनेस कर रहे हैं, हर साल के बिजनेस का कुछ प्रॉफिट सेव करते गए हैं और उसको एकदम से इस्तेमाल कर लिया। थर्ड है, या तो ये लोन ले लेंगे फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से, फैमिली से ले सकते हैं, या ये शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं कमर्शियल बैंक से, और कई केस में ये सप्लायर से भी क्रेडिट पर सामान ले सकते हैं। ठीक है कि नहीं ठीक है, बात समझ में आई कि सोल प्रोप्राइटरशिप कहां से पैसों का जुगाड़ करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब बढ़ते हैं पार्टनरशिप काइंड ऑफ बिजनेस पर। पार्टनरशिप एक बड़ा बिजनेस होता है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और ये बड़े होते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। एसपी यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप है बेटा। अब ये पैसे कहां से लेकर आते हैं, क्या क्या सोर्सेज है इनके पास। पहला है ओन्ड कैपिटल इन एग्रीड रेशियो। आपने अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप पढ़ी होगी, तो वहां पर क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल लेकर आते हैं जो भी एग्रीड रेशियो उनके बीच में है उसके ऊपर।
रिटेन प्रॉफिट्स, मैंने रिटेन प्रॉफिट्स बताया, अगर बहुत टाइम से बिजनेस चला रहे हैं तो हर साल कुछ प्रॉफिट्स का हिस्सा सेव करते आ रहे हैं और उसी को बिजनेस में इस्तेमाल कर ले रहे हैं। और ये लोन ले सकते हैं सीबी मतलब कमर्शियल बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या कभी कभी पार्टनर भी फर्म को एज अ लोन दे सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बात? पार्टनरशिप के सारे सोर्सेज समझ में आगे बात आपको। अब आते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सबसे बड़ा टाइप ऑफ बिजनेस है यहां पर, इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल लगती है और ये पैसा कहां से लेकर आते हैं, ये शेयर्स को इश्यू करते हैं। और शेयर्स कौन सी कंपनी इश्यू करती है? पब्लिक लिमिटेड, ठीक है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर से पैसा इश्यू करके ले आते हैं। और या तो रिटेन प्रॉफिट्स लेके आएंगे, रिटेन प्रॉफिट्स अभी बताया मैंने आपको, या वो बोरोड कैपिटल लेकर आएंगे। बोरोड कैपिटल क्या होती है? डिबेंचर्स इश्यू कर देंगे या लोन ले लेंगे, ठीक है ठीक है। ये कमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं। और यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बोरोड कैपिटल क्लियर हो गया, डिबेंचर्स क्लियर हो गया, लोन, हाँ, और ये सप्लायर से भी लोन ले सकते हैं और उसके साथ साथ ये एसेट्स भी खरीद सकते हैं हायर परचेज सिस्टम पर। क्लियर है क्लास? समझ में आया आपको बात? सोल प्रोप्राइटरशिप कहां से सोर्सेज है, पार्टनरशिप के क्या सोर्सेज हैं और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के क्या सोर्सेज हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, ऐसे ही टैबुलर फॉर्म में नोट करिएगा और उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बेटा ये फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? इट मींस एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आने वाले समय में मुझे पैसों की कितनी आवश्यकता आने वाली है, क्या रिक्वायरमेंट्स आने वाली है, उसके लिए पहले से प्लान करना फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है उसको। फाइनेंशियल प्लानिंग बच्चे जनरली दो तरह से होती है, एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को हम लोग कहते हैं बेटा एनुअल बजट्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को बोलते हैं हम लोग कैपिटल बजटिंग। इसके बारे में आप लेटर पढ़ोगे, आप जब बड़े हो जाओगे बीकॉम ग्रेजुएशन में एमकॉम में पढ़ोगे कैपिटल बजटिंग और एनुअल बजट्स क्या होते हैं। लेकिन बता रहा हूं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को बोलते हैं हम लोग एनुअल बजट्स और लॉन्ग टर्म को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते क्यों हैं? हम फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे पास हमेशा फंड्स रहें, जब भी जरूरत हो उस समय हमको पैसे मिल सके। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे पास कोई आइडल फंड्स तो नहीं पड़े, मतलब ऐसा तो नहीं कि हमारे पास पैसा बहुत पड़ा है और उसका हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर बात? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का? जब जरूरत हो तब पैसा मिल जाए एंड देयर शुड नॉट बी एनी आइडल फंड्स लाइंग विद द बिजनेस। अब बढ़ते हैं आगे रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पर कि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे क्या फायदे होने वाले हैं बिजनेस के लिए। तो पहला फायदा है बेटा अवॉइड प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स। शॉर्टेज मतलब कभी भी कमी नहीं पड़ेगी पैसों की अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, और दूसरा कभी सरप्लस फंड्स नहीं पड़े होंगे आपके पास, अगर जितने भी पैसे हैं आपने उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रखा होगा। नंबर 2 है बेटा साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा डेट्स नहीं, बहुत ज्यादा लोन्स नहीं, और जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही चीज है। मेरे पास जितनी एसेट्स हैं उतनी ही लायबिलिटीज है, मेरे पास ज्यादा कमाई है, कम इंटरेस्ट बर्डन है, उसे बोलते हैं साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। थर्ड आता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मेरे पास जितना पैसा पड़ा है क्या मैंने उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज किया हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास जो फंड्स है मैं उसका गलत यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, कहीं और इस्तेमाल करता तो ज्यादा उससे रिटर्न कमा सकता था। तो थर्ड है हमारे पास इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देन वी हैव इफेक्टिव कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट को पता होता है कि मेरे पास पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली है, पहले से मैंने एनुअल बजट बना लिया है कि इस साल मुझे इतना इतना पैसा खर्च करना है, ये इसके सोर्सेज हैं, तो मैनेजमेंट अच्छे से कंट्रोल कर सकता है अपना बिजनेस। आगे बढ़ते उसके बाद क्या है? प्रिपेयर फॉर शॉक्स एंड सरप्राइजेस। जैसे हम सभी जानते हैं इस समय कोविड-19 की सिचुएशन है, और शॉक्स से बचने के लिए अगर जिन भी बिजनेस एंटरप्राइजेस ने पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी थी उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए सरप्राइज हो जाएगा और प्रॉब्लम में आ गए हैं वो सारे। तो अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो कैसे करें? फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। किन किन फैक्टर्स की वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग इफेक्ट होती है? बुक में 6 दे रखे हैं, मैंने 4 पॉइंट्स कवर किए हैं। आइए देखते हैं बाकी पॉइंट्स से अगर आपको कोई डाउट होता है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ता हूं बेटा, पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है? अगर पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे फंड्स प्रोक्योर करने हैं एट द लोवेस्ट कॉस्ट। मुझे पैसा रेज करना है कम से कम कॉस्ट में। सब कम से कम कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? सस्ते लोन्स ले लो, सस्ती जगह से पैसा आप रेज कर लो। और दूसरा है उसको यूटिलाइज करना है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर।
पहला समझ में आया। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सबसे पहले प्रोक्योरिंग फंड्स एट द चीपेस्ट कॉस्ट एंड यूटिलाइजिंग दैट फंड्स इन अ इफेक्टिव मैनर। दूसरा है बच्चे नेचर ऑफ इंडस्ट्री। नेचर ऑफ इंडस्ट्री में समझना पड़ेगा, अगर तो हमारी इंडस्ट्री है कैपिटल इंटेंसिव, तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो हमें रिक्वायर होगा मोर फंड्स। लेबर इंटेंसिव है तो लेस फंड्स। लाइकवाइज अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड। लाइकवाइज अगर हमारी कंपनी को ग्रोथ करना है, एक्सपेंशन करना है, तो भी हमको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एवरीवन समझ में आया? अब बढ़ते हैं हम लोग साइज ऑफ द फर्म। अगर हमारा बिजनेस पैन इंडिया चल रहा है, बहुत सारे शहरों में चल रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में चल रहा है, लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं, तो ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम केवल स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली कम फंड्स की जरूरत पड़ती है हमें। फिर है डिग्री ऑफ रिस्क। पैसे जो रेस कर रहे हैं उस पर रिस्क कितना है? अगर तो हम पैसे शेयर से रेस कर रहे हैं तो हमारे पास कोई रिस्क नहीं है। कोई रिस्क क्यों नहीं? क्योंकि अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो हम डिविडेंड देंगे, नहीं प्रॉफिट हुआ तो नहीं देने वाले हैं। और अगर हमने कहीं डिवेंचर्स से पैसा रेस किया है या लोन से पैसा रेस किया है तो डिग्री ऑफ रिस्क हमेशा हाई होता है, बिकॉज आपकी बिजनेस का चाहे प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए, इंटरेस्ट का पेमेंट करना तो कंपलसरी है, करना ही करना पड़ेगा। और मैंने इस तरह से नोट्स भी बनाए हैं, आप इस तरह के नोट्स नोट कर सकते हो। इसको पॉज कर लेना वीडियो जब भी आप देख रहे होगे, और कोई डाउट है अगर आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने एक लिंक इस वीडियो में शेयर किया है जो एक व्हाट्सएप लिंक है। व्हाट्सएप लिंक में हम और आप डायरेक्ट 1-to-1 डाउट सेशन कर सकते हैं, और इस सेशन का 1-to-1 डाउट सॉल्व का कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सएप से डायरेक्टली हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑनलाइन क्लास, तो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है ना? ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले कैपिटल गियरिंग क्या होती है। कैपिटल गियरिंग का मतलब है बेटा रेशियो बिटवीन इक्विटी, इक्विटी को बोलते हैं हम लोग ओन फंड्स, और दूसरा है डेट, डेट को बोलते हैं हम लोग बोरोड फंड्स। जो इनके बीच में जो रेशियो होता है बिटवीन डेट एंड इक्विटी, उसको बोला जाता है कैपिटल गियरिंग। अब कैपिटल गियरिंग दो तरह की है, हाई कैपिटल गियरिंग और लो कैपिटल गियरिंग। हाई कैपिटल गियरिंग का मतलब क्या होता है? जब डेट मतलब बोरोड फंड्स मतलब लोन्स ज्यादा हो इक्विटी से मतलब ओन फंड से, तब उसे बोलते हैं हाई गियरिंग, या इसको बोलते हैं थिन इक्विटी। थिन इक्विटी मतलब कम है इक्विटी। और यहां उल्टा क्या है? लो गियरिंग। लो गियरिंग में क्या होता है? डेट कम होता है और इक्विटी ज्यादा होता है। ठीक है क्लास, समझ में आया आपको? कैपिटल गियरिंग का मतलब क्या है? इट इज अ रेशियो बिटवीन डेट एंड इक्विटी। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है हाई गियरिंग मतलब क्या है? डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है। लो गियरिंग का मतलब क्या है आपका? डेट कम है और इक्विटी ज्यादा है। अब एक केस लेते हैं, और इसका पहला पॉइंट है, अब जो मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ाने जा रहा हूं, वो पहला पॉइंट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है एक बार समझ लेते हैं, फिर एक केस समझाने वाला हूं आपको। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है बेटा, व्हेन अ कंपनी यूज बोरोड फंड्स in the regular conduct of business along with the equity capital। मतलब कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है, उसके बाद भी वो पैसा रेज कर रहा है, बोरोड फंड्स ले रहा है फॉर द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, उसे बोलते हैं हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लिवरेज। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल देखिए यहां देख रखा है। अब एक कंपनी है जिसको 1 करोड़ रुपीस रेज करने हैं, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की उसको जरूरत है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए ये कहता है कि डिवेंचर्स इश्यू कर दो 10 लाख के, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर दो डिवेंचर्स इश्यू कर दो 30 लाख के, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर दो 10 लाख के, और इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दो 60 लाख रुपीस के। ठीक है भाई। और इधर बोल रहे हैं ऑप्शन बी में क्या है? डिवेंचर्स हैं 10 लाख और इक्विटी शेयर्स है बाकी 90 लाख रुपीस। अब समझना है वो क्या कि डिवेंचर्स पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है 20%, प्रेफरेंस शेयर्स पर हमको डिविडेंड पे करना है 14%, और टैक्स दे रखा है हमें 50%। ठीक है। और प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, नेट प्रॉफिट दे रखा है 20 लाख रुपीस दोनों केस में। आइए समझते हैं कि कौन सा मेथड कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा है, शेयर होल्डर्स के लिए कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं भैया। प्रॉफिट दे रखा है एनपीबीआईटी, क्या है बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 20 लाख यहां पर, 20 लाख यहां पर, दोनों केसेस में 20 लाख रुपीस है। अब हमने इंटरेस्ट माइनस किया। इंटरेस्ट क्या है? पॉइंट नंबर ए में देखो, डिवेंचर्स 30 लाख रुपीस के हैं, 30 लाख पर 12% निकाला तो कितना आएगा? 3,60,000 रुपीस। और लाइक वाइज 10 लाख पर हम लोग 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1,20,000।
तो हमने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचेगा 16,40,000 और 18,80,000। ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कितना है 50%, तो इसका 50% निकाल दिया 8,20,000 और इसका 50% निकाल दिया 9,40,000। तो अब हमारे पास क्या बचा पीएटी। पीएटी मतलब क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो कितना हुआ 8,20,000 और 9,40,000 रुपीज। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हमको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। प्रेफरेंस शेयर्स केवल कंपनी ए के अंदर है, तो प्रेफरेंस शेयर्स कितना देना है 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स थे और इन पर डिविडेंड देना है हमें 14%। तो हमने यहां से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, आया 1,40,000 रुपीज। ठीक है, और अब हमारे पास फाइनल प्रॉफिट कितना बचा है, देखिए फाइनल प्रॉफिट कंपनी ए में बचा है 6,80,000 और कंपनी में बी में बचा है 9,40,000। यहां से देखने में तो क्लियर विनर लग रहा है कि कंपनी बी वाला ऑप्शन सही है, ऑल्टरनेटिव बी वाला ऑप्शन ठीक है। लेकिन भाई समझते हैं हमको निकालना है अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट किस केस में ज्यादा हो रहा है। तो आइए देखते हैं यहां पर कितना है प्रॉफिट है 6,80,000 शेयर्स, 6,80,000 का प्रॉफिट है और यहां पर इक्विटी शेयर्स कितने के हैं 60 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स हैं। क्लियर करेंगे तो मैं मान लेता हूं एक शेयर है 100 रुपए का, एक शेयर है 100 रुपए का, तो कितने शेयर्स हो गए भैया हमारे पास शेयर्स हो गए 60,000 इस केस में और दूसरे केस में हो जाएंगे 90,000। आइए निकालते हैं पर शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। तो यहां निकालेंगे 6,80,000 डिवाइडेड बाय 60,000। फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट अपॉन इक्विटी शेयर्स। ठीक है भाई, तो 6,80,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मैं अपने कैलकुलेटर में कर रहा हूं, आंसर आ रहा है 6,80,000 डिवाइडेड बाय 60,000, आंसर आ रहा है 11.3। आइए यहां निकालते हैं 9,40,000 डिवाइडेड बाय 90,000। ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई 9,40,000 डिवाइडेड बाय 90,000, ये आ रहा है 10.44। यहां से क्या समझ में आया, यहां से समझ में आया कि नहीं भाई कंपनी ए का अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, इसलिए कंपनी ए वाला ऑल्टरनेटिव 1 हमारी कंपनी के लिए ज्यादा सूटेबल है। क्लास जल्दी से ये नोट करिए, फिर बढ़ते हैं इस टॉपिक के आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर, और हमने अभी तक डिस्कस किया था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंने एक थोड़ा सा पॉइंट हमारा जगह नहीं बची थी तो मैंने यहां पर लिखी है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज डिजायरेबल। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझते हैं ना, बोरोड फंड्स साथ में आप ले रहे हैं जबकि आपके पास इक्विटी शेयर्स अवेलेबल है। ठीक है, तब हमारे लिए डिजायरेबल होती है व्हेन अर्निंग्स आर मोर देन इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। जब हमारे पास अर्निंग ज्यादा होगी प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट को पे करने के लिए। दूसरा है जब हमारी अर्निंग स्टेबल हो एंड देयर आर सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट टू ऑफर एज सिक्योरिटी। जब ये तीन कंडीशंस हमारे पास हो तभी हमको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है बच्चे हमारा एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल समझते हैं बच्चे, आप अगर इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हो तो आप वोटिंग राइट्स देते हो शेयर होल्डर्स को, और जब आप वोटिंग राइट्स देते हो शेयर होल्डर्स को तो आप अपना कंट्रोल डाइल्यूट करते हो अपनी कंपनी से। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपना कंट्रोल रिटेन करना है, उस केस में आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा रेज करना चाहिए लोन से, डिवेंचर से या प्रेफरेंस शेयर से। इक्विटी शेयर से कम आपको पैसा इश्यू करना चाहिए, वरना आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसा वही कंपनी करती है जिनका, वही प्रमोटर्स करते हैं जिनके पास कम नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर, नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, हमारे पास डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रीपेड। आप समझिए की बात, समझिएगा इस पॉइंट को कि अगर मान लेते हैं डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स तो हम कभी भी वापस कर सकते हैं, और इक्विटी शेयर्स हम कभी भी वापस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर मैंने मान लेते हैं मुझे परमानेंट कैपिटल चाहिए तो मैंने इक्विटी शेयर्स इशू कर लिया। जब मुझे लगेगा कि नहीं मेरे को पैसा, मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, तो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स इशू किया और उसको कभी भी वापस कर देंगे। तो मतलब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कुछ इक्विटी शेयर्स, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ डिवेंचर्स, ताकि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, जैसी आपकी कंडीशन हो वैसे आप रिएक्ट कर सको।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में हमको पढ़ना है, अगर हमारा बिजनेस में रेगुलर अर्निंग है, हमारे बिजनेस में अगर रेगुलर अर्निंग है तो हम हाई कैपिटल गियरिंग को अफोर्ड कर सकते हैं। हाई कैपिटल गियरिंग क्या होती है? जब डेट ज्यादा होते हैं इक्विटी से। मैंने अभी आपको इस टॉपिक में स्टार्टिंग में पढ़ाया भी था आपको। अगर नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि हमारा रेगुलर अर्निंग आ रही है, बहुत अच्छी बात है, उस केस में आप क्या कर लोगे? हाई कैपिटल गियरिंग अफोर्ड कर सकते हो। और अगर आपके बिजनेस में रेगुलर अर्निंग नहीं आ रही है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? लो कैपिटल गियरिंग रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग पर आते हैं। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बहुत क्रूशियल पॉइंट है बच्चे। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को समझते हैं पहले क्या होता है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब होता है हम लोन्स रेज कर रहे हैं, हम डिबेंचर्स से पैसा रेज कर रहे हैं, हम प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज कर रहे हैं, और या हम इक्विटी शेयर से पैसा रेज कर रहे हैं। तो जिस भी सोर्सेस से पैसा रेज कर रहे हैं, उससे रेज करने के लिए हमें कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, क्या कॉस्ट लग रही है वहां से पैसा रेज करते समय, तो उसे बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। तो यहां पे क्या लिखा है? एस्टिमेट एंड कंपेयर द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। जैसे मैंने डिस्कस किया था ना अभी कंपनी ए कंपनी बी वाला सा। अगर मैं बोलूं कंपनी ए में मेरे को कॉस्ट ऑफ फाइनेंस ज्यादा लग रहा है, कंपनी बी में मुझे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम लग रहा है, तो हमें कौन सा सोर्स चूज करना चाहिए? कंपनी ए वाला चूज करना चाहिए, बिकॉज हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस समझ में आ गया? पैसा रेज करते समय जो आप खर्चा कर रहे हो उसे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? मुझे पैसा कितने समय के लिए अपने बिजनेस में रखना है। अगर तो हमें पैसा परमानेंट रखना है तो हमें पैसा रेज करना चाहिए इक्विटी शेयर्स के थ्रू, और अगर हमें पैसा मीडियम टर्म के लिए रखना है तो हमें पैसा रेज करना चाहिए डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स से। ठीक है, ये बहुत आसान पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 7 है बेटा हमारा कैपिटल मार्केट कंडीशन। मार्केट में क्या कंडीशन है? मार्केट में अगर बूम है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे ऑन इक्विटी शेयर्स। और अगर मार्केट में डिप्रेशन है, आज जैसी सिचुएशन, कोविड-19 जैसी सिचुएशन, तब वहां पर इन्वेस्टर्स वांट टू प्ले सेफ, वो रेगुलर रिटर्न चाहते हैं, तो उस केस में वो पैसा लगाएंगे डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको कैपिटल मार्केट कंडीशंस के बारे में समझ में आया बच्चे? अगर कोई डाउट है तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है, सेबी की गाइडलाइंस क्या है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, वो उसकी गाइडलाइंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। आपको बता दूं कि बैंकिंग कंपनी केवल इक्विटी शेयर्स ही इशू कर सकती हैं, उनके पास कोई भी प्रोविजन नहीं है, ना प्रेफरेंस शेयर्स का ना ही डिबेंचर्स का। और गवर्नमेंट तय करती है, गवर्नमेंट नॉर्म्स ऑन डेट इक्विटी रेशियो। आप ऐसा नहीं मतलब है कि भैया हम बहुत सारा डेट इशू कर दें, एकदम थोड़ा सा इक्विटी इशू करें, या आप सारा पैसा हम इक्विटी से ही रेस कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो आप वहां पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं जो कि सेबी बताता है कि आप मैक्सिमम पैसा इतना डेट से रेस कर सकते हैं और इतना आप इक्विटी से रेस कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। 9th पॉइंट पर आते हैं। 9th है हमारा नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स की क्या नीड्स है? अगर तो इन्वेस्टर बड़ा इंटरप्राइजिंग है, रिस्क लेना चाहता है, तो वो पैसे हमेशा इन्वेस्ट करेगा इक्विटी शेयर्स में। और अगर आपका इन्वेस्टर रेगुलर रिटर्न चाहता है, उसकी रिस्क एपेटाइट कम है, तो वो पैसा इन्वेस्ट करता है प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होगा? लास्ट पॉइंट पर आते हैं। लास्ट पॉइंट है बेटा हमारा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन समझते हैं बच्चे। बहुत सारी कंपनी हो सकता है बहुत प्रॉफिटेबल हो, लेकिन उनके पास लिक्विडिटी ना हो। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? पैसे ना हो पे करने के लिए। मतलब मेरे पास बहुत प्रॉफिट है लेकिन मेरी जेब में कुछ नहीं है, तब उस केस में क्या होता है? उस केस में कंपनीज को कम से कम फिक्स बर्डन रखना चाहिए, कम से कम लोन लेना चाहिए, कम से कम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहिए, डिबेंचर्स कम से कम इशू करना चाहिए। और अगर किसी कंपनी की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत हाईली लिक्विड कंपनी है, तो उस केस में डिबेंचर्स, लोन्स और प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा वो इशू कर सकती है। क्लास बहुत ही बड़ा टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बता दो, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस का शुरू कर दो, चैप्टर नंबर 2 कॉमर्स का मेरे को पढ़ा दो। काफी बड़ा चैप्टर है। पार्ट 1 में हम लोगों ने आज 4 टॉपिक कवर किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्लास। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करो या व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करके मुझे बताओ। ऑलराइट क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।